खराब तरीके से व्यवस्थित किया गया था कि शव यात्रा में भाग लेने वाले कई लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची। और पवन खेड़ा ने लिखा कि इस महान राजनेता के साथ किए गए इस अपमानजनक व्यवहार से सरकार की प्राथमिकताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उसकी संवेदनशीलता उजागर होती है। डॉक्टर सिंह गरिमा के पात्र थे, न कि इस शर्मनाक दृश्य के। तो ये समीर जी जो किया है सरकार ने वो समझ आया है। और आज भी समीर जी सारे कार्यक्रम, जब राष्ट्रीय कार्यक्रम स्थगित हैं, राष्ट्रीय शोक 7 दिन का है, राष्ट्रीय ध्वज झुका हुआ है, खुद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक होनी थी वो स्थगित हो गई है जी। अमित शाह का उड़ीसा का दौरा स्थगित हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात नहीं रुकी जी। ये कैसा जो है राष्ट्रीय शोक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात जारी रहेगी जी। और उस मन की बात में समीर जी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो ऐप भी बता रहे हैं, कुंभ यात्रा भी बता रहे हैं, मोहम्मद रफी को भी याद कर रहे हैं कि उनकी 100वीं जयंती अभी मनी है, कुछ दिन पहले मनी है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का माँ जो है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से उस मन की बात को नहीं निकला है। तो ये जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपनी तुच्छता का परिचय दिया है ये देश देख रहा है। और समय जो है समीर जी, वो एक गाना है ना कि वो क्या है वो, मतलब समय जो है काफी ज्यादा बलवान है जी जी जी। तो वो समय बहुत बलवान है, तो नरेंद्र मोदी को याद रखना चाहिए कि आप समय से ज्यादा बलवान नहीं है जी। और सब कुछ समीर जी इस दुनिया में ही होता है, हिसाब किताब कहीं और नहीं होता, कोई ऊपर नहीं है जी। बिल्कुल ऊपर नहीं होते, सारे हिसाब किताब यही होता है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है किस तरह से, और लगातार इस मुद्दे पर सरकार न केवल कांग्रेस पार्टी के विपक्षी नेताओं के और तमाम दूसरे लोगों को भी जिनका राजनीति से लेना देना नहीं है, इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ उसकी निंदा करते दिखाई पड़ रहे हैं। सुनते हैं क्या कहा है जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर। जिस तरह से बात कर रहे हैं कि कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए एक जगह नहीं मिली और उस जगह पर किया गया जहां तमाम दूसरे लोग, आम लोग भी अंतिम संस्कार के लिए आ रहे थे, वो लोग भी सारे दिन परेशान रहे क्योंकि वहां पर लोगों के आने जाने पर जिस तरह से प्रतिबंध लगाए गए थे। और इस बीच हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय को गाना भी याद आ गया है जिसका चर्चा अभी वो कर रहे थे, लेकिन गाना उनको याद नहीं आ रहा था कि वक्त को लेकर आप जो बात कह रहे थे कि वक्त सबका आता है। जी जी बिल्कुल, वक्त सबका आता है और वक्त से दिन और जी रात, वक्त से कल और आज, वक्त से कल और आज। देखिए अतुल जी पूरा गाना ही सुना देते हैं। नहीं गाना तो मैं भी सुना देता हूँ, गाऊंगा तो याद आएगा। हर शय गुलाम, वक्त का हर शय गुलाम, वक्त की हर शय गुलाम जी, वक्त का हर शय पे राज। जी हाँ, ये है। तो ये गाना, ये मतलब वक्त की जो अहमियत है, वो समय का जो महत्व है सबको पता है। और समय कभी भी स्थायी नहीं रहता है, तो हर क्षण बदलता रहता है, हर व्यक्ति के लिए बदलता रहता है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री और जिनकी दुनिया भर में किस तरह से उनको सम्मान दिया गया, न सिर्फ वो जब प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भी लगातार 10 साल उनके खिलाफ इतना जो विपक्षी दलों के नेताओं ने कैंपेन चलाया, उन सब के बावजूद उनके निधन के बाद जिस तरह से लोगों का समर्थन मिला, उसको कैसे कम किया जा सकता है। सरकार ने जिस तरह से उनके अंतिम संस्कार में सम्मान नहीं दिया, उसको लेकर इसीलिए लोगों की तरफ से उसको निंदा झेलनी पड़ रही है सरकार को। लेकिन लगता नहीं कि उसके ऊपर असर है, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार जो कुछ किया गया उसको जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। हाँ बिल्कुल समझिए, सरकार जो है उसको जस्टिफाई कर रही है कि जो उसने डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ जो बुरा बर्ताव किया आखिरी समय में भी, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। और ये बहुत गंभीर सवाल जो है उठ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी के पूरे चाल चरित्र, चेहरा जो है उनका वो सामने आ गया है, इस सरकार का, नरेंद्र मोदी सरकार का वो आ गया है। और जो महत्वपूर्ण बात है समीर जी, जो हम लोगों ने कहा कि मन की बात जो है क्यों हो रहा है, आज क्यों हुआ मन की बात, बिल्कुल, जबकि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है। और राष्ट्रीय शोक में भी यानी नरेंद्र मोदी की मन की बातें जारी रहेंगी और उसमें आप डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र भी नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये सब चीजें सामने आ रही है। तो ये सरकार की बदनीयती और बदगुमानी जो है सरकार की, और किस तरीके से अहंकारी ये सरकार है, ये आ रहा है। लेकिन अहंकार किसी का भी टिकता नहीं है समीर जी, ये नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए, क्योंकि वक्त का हर शय पे राज।
जी बिल्कुल, और वक्त बदल रहा है, हमेशा बदलता है, हर क्षण बदलता है। और लग रहा है, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, कि बिहार में भी बदल रहा है और उसके तमाम संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसको हर लेवल पर जिस तरह से लगातार बैठकें हो रही हैं, नीतीश कुमार की बैठकें हो रही हैं, तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान की बैठकें हो रही हैं, बीजेपी के साथ बैठकों को अवॉइड कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं नीतीश कुमार। इन सब के बीच नीतीश कुमार कुछ सरकार में ऐसे फैसले भी ले रहे हैं जिनकी लगातार चर्चा हो रही है कि ये कभी भी मामला खेल बदल सकता है और नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री तो बने रहेंगे, लेकिन अपना सपोर्टर बदल देंगे। हाँ बिल्कुल समीर जी, नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी तैयारी शुरू कर ली है और खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार ने पुलिस विभाग में बड़े फेरबदल किए हैं और 62 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिसमें एडीजी रैंक के भी 3 अधिकारी शामिल हैं। जी। अब ये समीर जी, चूंकि दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर के महीने में इतने बड़े पैमाने पर नॉर्मल ट्रांसफर्स नहीं होते हैं। बिल्कुल। नॉर्मल ट्रांसफर्स जून से लेकर जुलाई के बीच में होते हैं, ताकि बच्चों का जो जिनके ट्रांसफर होते हैं उनका जो शैक्षणिक सत्र है वो बर्बाद ना हो। हाँ। इतने बड़े पैमाने पर नहीं होते। इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर का मतलब है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है और उसकी तैयारियां नीतीश कुमार ने शुरू कर दी हैं। संजीव हंस पे ईडी की छापेमारी और हुलास पांडे पर ईडी की छापेमारी के बाद बिहार का परिदृश्य अब बदल रहा है। रही सही कसर जो है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अमित शाह के अपमान ने जो है वो पूरी कर दी है। अब नीतीश कुमार के मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि ये तबादले भी जो है ये चुगली कर रहे हैं, एक तरीके से कहा जाए कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, जिससे मोदी सरकार भी प्रभावित होगी और बिहार में भी जो है वो खेला बड़ा होने वाला है। जी बिल्कुल, इस तरह के प्रशासनिक बदलाव इतने बड़े पैमाने पर, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं अमलेंदु जी, की सामान्य बात नहीं है। या तो फिर ये कोई बड़े बदलाव की आहट दिखाई पड़ रही है, कुछ चल रहा है, बड़ा कुछ चल रहा है। और यही नहीं, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से भी चल रहा है, जो सहयोगी दल है नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं के खिलाफ और लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं के करीबियों के यहाँ छापेमारी हो रही है, वो सारी चीजें दिखा रही हैं कि एनडीए गठबंधन में क्या चल रहा है इस समय बिहार में। महाराष्ट्र में जो चल रहा है उसकी लगातार हम आपको खबर बता ही रहे हैं। एकनाथ शिंदे अभी भी सरकार में होने के बावजूद सरकार से संतुष्ट नहीं है, और दूसरी तरफ बिहार में ये जो खेल चल रहा है ये एक बड़े बदलाव की आहट दे रहा है, न सिर्फ इन राज्यों में बल्कि जो सबसे बड़ा परिवर्तन होने की जो संभावना दिख रही है वो केंद्र में दिखाई पड़ रही है। क्योंकि ये बिहार की और महाराष्ट्र की ये पार्टियां ऐसी है जो किसी भी समय केंद्र सरकार को सरकार से उसको नीचे उतार सकती है, यानी उनके लिए खतरा पैदा कर सकती हैं, क्योंकि 240 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और उसका 240 में भी कितने कमिटेड सांसद हैं वो दिखाई पड़ गया संसद में उस समय जब वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर वोटिंग हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के ही 20 से ज्यादा सांसद गायब थे। तो एक बड़े खतरे की आशंका दिखाई पड़ रही है केंद्र सरकार के लिए। और इन परिस्थितियों में बिहार में जो बदलाव की आहट सुनाई दे रही है, तमाम उसके जो सबूत है वो दिखाई पड़ रहे हैं कि हाँ, ये अफवाहें नहीं हैं बल्कि इनके पीछे ठोस आधार है। हाँ बिल्कुल समझिए, ठोस आधार है। और सिर्फ आईपीएस अधिकारियों की तबादले नहीं किए, पिछले लगभग 1 महीने में 40 आईएएस अधिकारियों के भी हुए, डीजीपी भी बदले गए हैं जी। तो यानी बहुत कुछ तैयारी काफी समय से नीतीश कुमार कर रहे हैं। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार के विषय में उनके ही मित्र जो है लालू प्रसाद यादव, उन्होंने बाकायदा लोकसभा में खड़े होकर कहा था कि हमारे मित्र नीतीश कुमार के पेट में दांत हैं। तो नीतीश कुमार के जो पेट में दांत है, मोदी जी उनके पेट के दांत नहीं गिन सकते। तो नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं? तो नीतीश कुमार निश्चित तौर पर समीर जी कुछ ना कुछ बड़ा खेल करने की तैयारी में है। अब वो खेल किस तरीके से होता है और नरेंद्र मोदी को किस तरीके से उसका झटका पहुंचता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो नीतीश कुमार के साथ खेल करना चाहते हैं, तो नीतीश कुमार ये बता देना चाहते हैं कि तुम प्रधानमंत्री भी मेरी वजह से बने हुए हो और मेरी ही पीठ पे जो है छुरा चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो अब तुमको सबक सिखाया जाएगा। तो नीतीश कुमार अब जो है वो नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी, वो ये कि अब इन पार्टियों को एनडीए से किनारा करने का एक बड़ा मौका मिल गया है। जो गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जो बयान दिया, तो ये एक ऐसा मौका दिख रहा है कि वो जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ, हम एनडीए से क्यों बाहर आए। और इससे बड़ा मौका कुछ और नहीं हो सकता है, क्योंकि इस मामले में वो बीजेपी का साथ नहीं दे पा रहे हैं और दूसरी तरफ विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सरकार के साथ में है। तो वहां से बाहर हटने का उनको एक मौका दिखाई पड़ रहा है।
है और इसकी तैयारियां तो पहले से शुरू ही हो चुकी हैं, वो लगातार दिखाई पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर ये जो बातें हो रही हैं कि आने वाले नए साल में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है बिहार में, वो साफ दिख रहा है। हाँ बिल्कुल समझिए, बिल्कुल साफ दिख रहा है, बड़ा परिवर्तन बिहार में कुछ हो सकता है। सूचनाएं ये भी है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच में कोई बातचीत हुई है और जैसा कि अविनाश जी ने बताया हम लोगों को कि वो तेजस्वी यादव के साथ चिराग की भी शायद कुछ बातचीत हुई है। समझिए सूचना इस तरीके की मिल रही है। और उसके बाद ही चिराग के करीबी के यहाँ ईडी की छापेमारी हो रही है। उसके बाद ही जो छापेमारी हो रही है, तो ये हालांकि वो 2 महीना हो गया लगभग बातचीत को चिराग पासवान और तेजस्वी की, लेकिन वो शुरू हो गया है, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ खेल चुकी है, साफ तौर पर समझ में आ रहा है समीर जी। जी बिल्कुल, तो ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है और एक मौका मिल गया है जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का मामला और उस अपमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिस तरह से सहयोगी दलों पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि वो इसमें भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, वो इन सहयोगी दलों के लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि साथ नहीं दे सकते। अगर देते हैं तो उनका इस सरकार में तो भले बने रहे, लेकिन जो उनका अपना जनाधार है, उनका जो अपना मतदाता है, जो कमिटेड मतदाता है, वो उनसे अलग चला जाएगा, दूर चला जाएगा और निश्चित तौर पर अगर